आइए आज मैं आप लोगों को व्याकरण में समास समझाती हूँ। समास होता क्या है? सबसे पहले आपको समझना है समास किसे कहते हैं। छात्रों, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के संक्षेपीकरण से एक नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। संक्षेपीकरण समझ रहे हैं? संक्षेपीकरण क्या होता है? संक्षेपीकरण मतलब संक्षिप्त रूप से कोई एक ऐसा शब्द बनाना जिसका कि संक्षेप रूप हो, वही शब्द क्या है? समास है। जैसे चंद्रमा के समान मुख, अगर हम बोलेंगे तो ये बड़ा हो गया ना रूप शब्द का। अगर हम चंद्रमुख बोल दिए तो ये क्या हो गया? समास हो गया। इसी को हम व्याकरण में समास कहते हैं। यही संक्षेपीकरण है, शब्दों का संक्षिप्त रूप यही है क्या? चंद्रमुख। और विस्तार रूप क्या है? चंद्रमा के समान। तो समास किसे कहेंगे आप समझ गए होंगे कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के संक्षेपीकरण से एक नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब आइए सबसे पहला समास देखते हैं। और एक चीज़ और समझिए, समास में दो पद होता है, प्रथम पद, द्वितीय पद। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उत्तर पद, पूर्व पद। पहला पद को पूर्व कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे मैं अगर पाठशाला शब्द बोलती हूँ तो पाठ क्या है? पूर्व शब्द है। शाला क्या है? उत्तर पद है। तो इस प्रकार के ये दो पद समास में समझे जाते हैं, जाने जाते हैं, और यही आपका मूल है, दो पद। इन्हीं दो पदों के आधार पर सारे समास के भेदों को हम समझते हैं। चलिए आइए सबसे पहला आपको मैं समझाती हूँ अव्ययी भाव समास। अब आप देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है। ये नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें अव्यय शब्द है। तो पहला पद, पूर्व पद, इसका क्या होगा? अव्यय होगा। जब समास का, जब कोई भी समस्त पद का पहला पद अव्यय होगा तो वही क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसा कि आप परिभाषा देख सकते हैं, जब समास में पहला पद यानी शब्द अव्यय होता है और दूसरा उसके अर्थ को स्पष्ट करता है, उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे दो पद हुआ, यथा शक्ति। यथा मतलब जितनी, शक्ति मतलब जितना, जिसके पास सामर्थ्य है, बल है। तो शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति का पूरा अर्थ होगा शक्ति के अनुसार। लेकिन यथा शक्ति, यथा क्या है? पूर्व पद है। शक्ति क्या है? उत्तर पद है। तो यही अव्ययी भाव समास की पहचान है। ऐसे ही अव्ययी भाव समास को समझते हैं। किसी भी समस्त पद में दो पद होता है, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद यदि अव्यय शब्द है तो वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। प्रतिदिन, यथाशक्ति, और इसी तरह से आप तमाम शब्द ले सकते हैं अव्ययी भाव के। एकाएक, प्रतिदिन, हाथों हाथ, यथा समय, निडर, यथाशीघ्र, यथासंभव, रातों रात, आमरण, आजीवन, प्रतिवर्ष इत्यादि। यहाँ मैं दो ही उदाहरण आपको दिखा रही हूँ, यथाशक्ति और सदैव। सद धन एव, सद क्या है? अव्यय शब्द है, और एव क्या है? जुड़ जाने से उसका अर्थ स्पष्ट हो रहा। सदैव मतलब हमेशा। मुझे लग रहा आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा कोई बात नहीं, रीड करने के बाद मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको और अच्छे से स्पष्ट करके समझाऊंगी।
अब आपका आता है दूसरा भेद समास का। वो कौन सा है? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास की परिभाषा पहले देखिए। तत्पुरुष समास में पहला पद क्या होगा? विशेषण होता है और दूसरा पद ही मुख्य होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास का जो द्वितीय पद होता है, जो उत्तर पद होता है, वही प्रमुख होता है। यदि किसी समस्त पद में यदि किसी समास शब्द में उत्तर पद प्रमुख है तो उसको आप सीधे सीधे समझिए कि वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे मैं बोल दूं राम घर, तो विग्रह करेंगे आप इसका, तो राम घर किसको कहेंगे? राम का घर। इस समस्त पद का विग्रह करेंगे राम घर को, तो आप क्या कहेंगे? राम का घर। अब यहाँ पर देखिए मैंने उदाहरण में दे दिया है, ये सारे तत्पुरुष के भेद आएंगे सब। का के द्वारा, के द्वारा, की, से, के लिए, ये सारे क्या हैं? आदि से इनका संबंध जुड़ता है। जैसे मैं राम घर बोल दी तो का विग्रह किए तो राम का घर हो गया। फिर मैं बोल दी जल से भरा, जल पूर्ण, तो जल से भरा, से हो गया यहाँ पर विभक्ति। वैसे ही गृहस्थ, घर में स्थित, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो ये सारे समास के कुल भेद हैं। इसको विस्तार से मैं एक अलग और वीडियो बनाऊंगी केवल तत्पुरुष समास के लिए, जिसको मैं एक एक भेद को, इसके तत्पुरुष को मैं पूर्ण रूप से स्पष्ट करूंगी। अभी मैं साथ में सारे समास को लेके समझा रही हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है? नहीं आएगा मैसेज करिएगा। तीसरा आपका भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है, एक नया शब्द बनता है, जिसमें दोनों पद क्या होता है? समान होता है। जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? बराबर। समान मतलब बराबर। उन्हीं को हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, यहाँ पर देखिए राधा कृष्ण, और जो है नीला पीला, सुख दुख, राम सीता, मतलब ऐसे शब्द द्वंद्व समास में आएंगे जो दोनों अपना बराबर का स्थान रखेंगे और वे एक दूसरे के पूरक भी होंगे। वही सारे शब्द आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे और आते हैं। अब आप आइए तीसरा भेद मैं आपको समझाती हूँ, द्विगु समास। द्विगु समास में आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिएगा कि प्रथम पद जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाचक होगा और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। विशेष्य आपको पता है, जिसके बारे में जो बात कही जाती है वही जो है विशेषण होता है, और विशेष्य जिसके बारे में जो बात कही जाए। तो जैसे बोला गया त्रिलोकी, चौपाई, चौराहा, पंचमुखी, सप्तमुखी, मतलब ये जो है संख्यावाची हो गया पहला पद। चौराहा, चौपाई, त्रिलोकी सब में आया ना, 3 आया, कहीं 4 आया, कहीं 7 आया, तो पूर्व पद 3 हुआ, पूर्व पद 4 हुआ, पूर्व पद 7 हुआ। तो इस तरह से यदि जब आपको संख्यावाची शब्द पूर्व पद होंगे तो वहाँ आप सीधे सीधे समझिए कि यह द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है? इसी तरह से आपका पांचवा भेद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, अब बहुव्रीहि समास में आपको समझना है कि बहुव्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें न पूर्व पद प्रमुख होता है न उत्तर पद प्रमुख होता है, बल्कि किसी अन्य वस्तु का बोध कराता है, किसी अन्य शब्द का बोध कराता है जो कि
विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं, बहुव्रीहि का उदाहरण दशानन हो गया, और जो है नीलकंठ हो गया, निशाचर हो गया, घनश्याम हो गए, चक्रधर हो गए, पितामह हो गए। ये सब क्या हैं? ये सारे आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। जैसे इसमें अगर हम कहें नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका। अगर हम कहें कि घनश्याम, घनश्याम कहते हैं तो क्या होगा आप बताइए? वह होगा वह जो घन बादल के समान है श्याम। किसको कहा गया है? कृष्ण के लिए, कृष्ण को। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कृष्ण या विष्णु। उसी तरह से राजर्षि है, राजा धन ऋषि। राजा और ऋषि दोनों का गुण रखने वाला कौन है? राजर्षि। राजर्षि एक विशेष शब्द है और यह इसीलिए प्रसिद्ध है। तो जो आपका बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, बल्कि दोनों पदों को देखते हुए कोई एक नया शब्द होता है जो विशेष और प्रमुख होता है, इसलिए वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब आपका लास्ट है एक और भेद, कर्मधारय समास। यह समास 6 में नहीं है अभी भेद के अंतर्गत, लेकिन 7-8 में है, इसलिए मैं इसको भी समझा देती हूँ। कर्मधारय समास में पहचानने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि जो समस्त पद है उस समस्त पद में क्या विशेष्य और विशेषण है। यदि उस शब्द में विशेष्य और विशेषण का उल्लेख है तो वह शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। जैसे कोई भी कर्मधारय समास आप देखेंगे, जैसे लंबोदर कह दिए, लंबा है उदर जिसका, तो यह कर्मधारय के अंतर्गत आ गया। और यदि हम कह दिए कि महावीर, महान है जो वीर, कमल नयन, कमल जैसे नयन, तो ये सब क्या हैं? कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों हैं, क्योंकि विशेष्य विशेषण भी है और तीसरा जो है अर्थ के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए यह कर्मधारय समास कहलाएगा।